हेलो एवरीवन, आरडीजीएस क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम आपके लिए इस बार सभी परीक्षाओं में पूछे गए 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसका हम आज यहाँ पे फास्ट रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है, भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? और इसके ऑप्शंस हो जाते हैं ऑप्शन नंबर ए कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी बांदीपुर नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी कान्हा नेशनल पार्क या फिर ऑप्शन नंबर डी सरिस्का नेशनल पार्क। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉर्बेट नेशनल पार्क। बाकी नेशनल पार्क जान लेते हैं कहाँ पर है। बांदीपुर पड़ता है कर्नाटक में, कान्हा नेशनल पार्क पड़ता है मध्य प्रदेश में और सरिस्का नेशनल पार्क पड़ता है राजस्थान में। तो आइए जान लेते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का दूसरा नाम हेली नेशनल पार्क भी है। ये बनाया गया था 1936 में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है। बाघ परियोजना पहल के तहत आने वाला यह देश का पहला पार्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिस मंदाकिनी या फिर गैलेक्सी में सौरमंडल है उसका नाम क्या है? बताइए हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? ऑप्शन है इसके आकाशगंगा, एंड्रोमेडा, मैजलेनी मंदाकिनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आकाशगंगा, जिसे हम मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पुस्तक टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड का लेखक कौन है? टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड किसने लिखी थी? ऑप्शंस हो जाते हैं इसके एपीजे अब्दुल कलाम, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, एमएस स्वामीनाथन या फिर मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एमएस स्वामीनाथन, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया या फिर हरित क्रांति का भारतीय पितामह के नाम से भी जाना जाता है। एमएस स्वामीनाथन को 2017 में नोबेल पीस पुरस्कार से नवाजा भी जा चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पे आप इसका लोगो देख सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, और आप सभी को बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। इसके ऑप्शंस हो जाते हैं 1984 में, 1994 में, 1995 में या फिर 1996 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1995 में। जान लेते हैं विश्व व्यापार संगठन के बारे में। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए एक नियम बनाता है। इसकी स्थापना 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गेट के स्थान पर लाने के लिए की गई थी। यहाँ के अधिकारी जिनेवा में निवास करते हैं। इसका मुख्यालय हो जाता है जिनेवा, जो पड़ता है स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी शीतल महासागर धारा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्डेस्ट ओशियन करंट? और इसके ऑप्शंस हैं हम्बोल्ट करंट, ब्राज़ील करंट, ओयाशियो करंट या फिर कनारी करंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कनारी धारा या फिर कनारी करंट। ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। हम्बोल्ट धारा पड़ती है वेस्टर्न साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील धारा पड़ती है ब्राज़ीलियन साउथ कोस्ट में, ओयाशियो धारा पड़ती है आर्कटिक ओशियन या फिर बेरिंग स्ट्रेट में और कनारी धारा पड़ती है नॉर्थ अटलांटिक में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? हु गिव्स द फाइनल डिसीजन टू एनी बिल टू बी अ मनी बिल? अच्छा, आप यहीं पे बताइए मनी बिल की डेफिनेशन किस आर्टिकल में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की? तो ये हो जाती है आर्टिकल 110। तो इसके ऑप्शंस है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री या फिर वित्त सचिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष, यही आखिरी निर्णय देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। कौन था यूनानी राजदूत? तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस हैं कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज या फिर ऑप्शन नंबर डी जस्टिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, और ऑप्शन नंबर बी सेल्यूकस निकेटर, ये सिकंदर का सबसे योग्य सेनापति था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु नदी का उद्गम होता है, और इसके ऑप्शंस हैं हिंदुकुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से या फिर ऑप्शन नंबर डी कैलाश पर्वतमाला से। तो सिंधु नदी का उद्गम होता है ऑप्शन नंबर डी कैलाश पर्वतमाला से। तो आइए सिंधु नदी या फिर इंडस नदी का मैप में लोकेशन जान लेते हैं। सिंधु नदी तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के गोखरछू से निकलती है और ये भारत में लद्दाख में प्रवेश करते हुए कश्मीर से गुजरते हुए पाकिस्तान की ओर निकल जाती है। पाकिस्तान में बहते हुए ये कराची के बाद अरब सागर में जाकर गिर जाती है।
तो कैलाश मानसरोवर पड़ता है हिमालय माउंटेन्स में। और सिंधु नदी या फिर इंडस नदी की कुल लंबाई हो जाती है 3180 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो बताइए किस युद्ध से फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम संबंधित है? और इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 क्रीमिया युद्ध, बी द्वितीय विश्व युद्ध, सी प्रथम विश्व युद्ध या फिर डी लाइप्जिग का युद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रीमिया का युद्ध। बाकी युद्ध को जान लेते हैं, ये कब कब हुए। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 तक और लाइप्जिग का युद्ध हुआ था 1813 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रीमिया युद्ध। तो आइए चलिए जान लेते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में और ये किस प्रकार क्रीमिया के युद्ध से संबंधित थी। मॉडर्न नर्सिंग का जन्मदाता इन्हें कहा जाता था। जी हाँ, मॉडर्न नर्सिंग का जन्मदाता इन्हें कहा जाता था। दया व सेवा की प्रतिमूर्ति फ्लोरेंस नाइटिंगेल द लेडी विद द लैम्प, दीपक वाली महिला के नाम से प्रसिद्ध है। याद रखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दीपक वाली महिला के नाम से भी जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्रीमिया के युद्ध में रहा और इन्होंने इस युद्ध में 38 स्त्रियों का एक दल घायलों की सेवा के लिए तुर्की भेजा था, तभी से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। तो क्रीमिया का युद्ध फ्लोरेंस नाइटिंगेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था इटली का, जर्मनी का, ब्रिटेन का या फिर फ्रांस का? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की क्रांति में सेनापति रहा। 1799 से 1804 तक प्रथम कांसल के रूप में शासक और 1804 से 1814 तक नेपोलियन के नाम से सम्राट रहा। फास्ट रिवीजन सीरीज के बाकी पार्ट को आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट। क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, वॉल स्ट्रीट क्या है? और इसके ऑप्शंस हैं कोलकाता स्थित स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्थित स्टॉक एक्सचेंज, ब्रिटेन स्थित भारतीय बस्ती या फिर ऊपर में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क स्थित स्टॉक एक्सचेंज। वॉल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है न्यूयॉर्क स्थित स्टॉक एक्सचेंज। इसी तरह से भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम है दलाल स्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कोलंबा लिविया किसका वैज्ञानिक नाम है? बताइए कोलंबा लिविया किसका साइंटिफिक नेम है? ऑप्शन है इसके कापोत, सर्प, खरगोश या फिर सार्क। तो कापोत को हम जानते हैं कबूतर के नाम से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कापोत। कापोत को ही कोलंबा लिविया के नाम से जानते हैं। जान लेते हैं बाकी अदर ऑप्शंस के बारे में। तो कापोत को हम कहते हैं कबूतर, सर्प को कहते हैं सरपेंटस, खरगोश को कहते हैं ऑरिक्टोलैगस और शार्क का साइंटिफिक नेम हो जाता है सिलाकीमोर्फा। तो ये थे इसके वैज्ञानिक नाम। क्वेश्चन नंबर 14, कंपाला किसकी राजधानी है? तो बताइए कंपाला किसकी राजधानी है? ऑप्शन है इसके युगांडा, जाम्बिया, केन्या या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो कंपाला राजधानी हो जाती है ऑप्शन नंबर ए युगांडा की। युगांडा की राजधानी है कंपाला, याद रखिए। जाम्बिया की राजधानी हो जाती है लुसाका और केन्या की राजधानी हो जाती है नैरोबी। आप सभी को पता है केन्या की राजधानी। तो आइए एक बार युगांडा को वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो ये है हमारा वर्ल्ड मैप और युगांडा की लोकेशन आप देख सकते हैं अफ्रीका कंटिनेंट के मिडिल ईस्ट में ये देश पड़ता है युगांडा। तो युगांडा की राजधानी हो जाती है कंपाला और यहाँ की करेंसी हो जाती है युगांडन शिलिंग। तो चलते हैं आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है? थार एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ चलती है? और इसके ऑप्शंस हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर म्यांमार। तो थार एक्सप्रेस ट्रेन चलती है पाकिस्तान से भारत, भारत से पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। तो आइए चलिए जान लेते हैं थार एक्सप्रेस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में कि ये कब शुरू हुई थी। थार एक्सप्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय रेलगाड़ी है जो पाकिस्तान में कराची एवं भारत में जोधपुर के शहरों को आपस में जोड़ती है। तो यहाँ पे भारत और पाकिस्तान का मैप दिया गया है। यहाँ पे आप थार एक्सप्रेस का रूट देख सकते हैं। ये पाकिस्तान के कराची से चलती है और भारत के जोधपुर पे आकर रुक जाती है। तो ये इसके दो आखिरी स्टेशंस हैं। मुनाबाव एवं खोखरापारा जो एक दूसरे से 6 किलोमीटर दूर है, क्रमशः भारत एवं पाकिस्तान के अंतिम सीमांत स्टेशन है। कौन से हैं अंतिम सीमांत स्टेशन? मुनाबाव एवं खोखरापार। इन दो देशों के बीच चलने वाली ये सबसे पुरानी रेल सेवा है। ये रेल सेवा 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पटरियां क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण रोक दी गई थी, जिसे 41 साल बाद 18 फरवरी 2006 को फिर से शुरू किया गया।
मुनाबाव भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो दारू बिक्री करता है। तो याद रखिए, भारत का एक मात्र रेलवे स्टेशन जो दारू बिक्री करता है उसका नाम है मुनाबाव। भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत की ओर आने वाली एक अन्य रेल सेवा है जिसका नाम है समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस यहाँ पे आप दिए गए इमेज में इसको देख सकते हैं, ये बॉर्डर पर है। दिल्ली से लाहौर के बीच ये ट्रेन चलती है और इसकी कुल लंबाई हो जाती है 1676 किलोमीटर। समझौता एक्सप्रेस पहली बार चलाई गई थी 22 जुलाई 1976 को। यहाँ पे आप ट्रेन को देख सकते हैं ये किस तरह से विस्फोट हुई थी। 19 फरवरी 2007 को विस्फोट में कम से कम 66 व्यक्तियों की मौत हो गई। मारे गए ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी नागरिक थे। यहाँ पे दिए गए इमेज में आप देख सकते हैं किस तरह से ये समझौता एक्सप्रेस ट्रेन जली हुई है विस्फोट के कारण। तो ये थे हमारे आज के टॉप 15 क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग RDGS क्लासेस। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।